My name is Rajiv Singh and I welcome all of you in my physics classes. This session is for class 12th and we are studying chapter 3 current electricity. हम लगभग अपने इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव पर है, लास्ट में है, और जो लास्ट में हम टॉपिक्स पढ़ रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के, है ना। इन 4 टॉपिक्स में से जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन 4 टॉपिक्स में से क्वेश्चन जरूर आता है एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड हो या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें। तो ये जो 4 टॉपिक्स मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, ये टॉपिक्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और अच्छी बात ये है कि ये टॉपिक्स आपके लिए नए हैं। जैसे कि मैंने पहला भी आपको बताया कि चैप्टर 3 में ऑलमोस्ट जितने भी टॉपिक्स अभी तक हमने पढ़े हैं वो सब आप पहले भी क्लास 10 में पढ़ चुके थे, है ना। अब जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे हैं वो क्लास 10th में आपने नहीं पढ़े, आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। तो इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़िएगा, साथ ही साथ उतना ही रिवीजन भी करिएगा, क्योंकि दीज टॉपिक्स रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ रिवीजन एज वेल एज प्रैक्टिस। अब आप इनको प्रैक्टिस, अभी जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे सिर्फ ये टॉपिक्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि इन पर बेस्ड कई सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं जो कि आप जब करेंगे तो आपको इनकी इंपॉर्टेंस पता लगेगी, है ना। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक्स किरचॉफ्स लॉ से। किरचॉफ्स लॉ या किरचॉफ्स रूल, ठीक है। कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि कभी कभी मन में एक फैक्टर आ जाता है। फैक्टर ये कि ये तो टॉपिक्स हमने पढ़ लिया है, ये हमसे हो जाएगा, ये हम कर लेंगे, ये तो बहुत सिंपल है। और हमारे अंदर एक मूवमेंट, एक प्राउड मूवमेंट, एक अहंकार की भावना आ जाती है। प्राउड तो एक अलग चीज हो गई, प्राउड होना अच्छी बात है, लेकिन वो प्राउड आपका अहम में ना बदले, आपके ईगो में ना बदले। तो उसके लिए 2 लाइनें मुझे याद आ रही हैं, पता नहीं किसने कही है, लेकिन है बड़ी अच्छी। तो कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, कद बढ़ा नहीं करते एड़ियां उठाने से, ऊंचाइयां मिलती हैं सर झुकाने से। मैं अपने टीचर के आगे, अपने गुरु के आगे सर झुकाता हूँ, आप अपने गुरु के आगे झुकाइए, तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी आपकी। तो पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए फिजिक्स को। अगर आपने एंजॉय नहीं किया तो फिजिक्स रह जाएगी बस, है ना। पढ़ते रहिए। हम पढ़ रहे हैं किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ के बारे में थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं। किरचॉफ्स अंकल थे, उन्होंने 2 रूल दिए थे, 2 लॉज दिए थे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के। आपने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस पढ़ रखा है। उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस में हमने ये पढ़ा कि कैसे कोई 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंसेस जब सीरीज में या पैरेलल में जुड़े हुए होते हैं तो उनके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम फाइंड आउट कर सकते हैं बड़ी आसानी से, इफ वी नो द रिलेशनशिप फॉर द सीरीज एज वेल एज इन पैरेलल। कभी कभी क्या होता है, सर्किट में कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन भी देखने को मिल जाते हैं जहां पर ये जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कॉम्बिनेशन सीरीज में है या पैरेलल में है। इतने कॉम्प्लेक्स सर्किट भी कभी कभी आ जाते हैं। तो किरचॉफ्स रूल से, किरचॉफ्स लॉ से हम जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हो, जितने भी, ये एक लेंथी प्रोसेस हो सकता है, लेकिन जितने भी कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के क्वेश्चंस होंगे वो हम किरचॉफ्स लॉ से सॉल्व कर सकते हैं। इजी भी कर सकते हैं, लेकिन इजी के लिए हमने दूसरा मेथड ऑलरेडी सॉल्व कर रखा, हम लोगों ने यूज कर रखा हम लोगों ने, वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो इजी अगर कॉम्बिनेशन अगर आता है या इजी अगर आती है तो हम लोगों ने वो सीरीज और पैरेलल के रिलेशनशिप को यूज कर लेंगे। लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स अगर आते हैं तो कॉम्प्लेक्स सर्किट्स के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ का यूज करते हैं, ठीक है ना। और किरचॉफ्स लॉ एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जाए ये बड़ा कम होता है, लेकिन हाँ किरचॉफ्स लॉ से क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स एग्जाम में जरूर आते हैं। और ये आना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ की मदद से ही हम आपको समझाएंगे आगे व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। तो किरचॉफ्स लॉ को समझने के लिए सिर्फ ये 10 से 15 मिनट का टॉपिक है, हम आपको समझा देंगे और ये बात खत्म हो जाएगी। लेकिन एक एक पॉइंट बारीकी से आप इन लॉज को समझिए, ताकि जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करें तो न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते वक्त आपके दिमाग में किरचॉफ्स लॉज की पिक्चर एकदम क्लियर हो चुकी है, कोई डाउट ना हो।
जैसे क्लास 10th में आपको याद होगा जब हमने आपको ऑप्टिक्स पढ़ाई थी, तो उस ऑप्टिक्स में न्यूमेरिकल जब हम सॉल्व करते थे तो उससे पहले आप साइन कन्वेंशन में बड़ा कंफ्यूज होते थे कि कॉन्केव के लिए क्या लेंगे, प्लस या नेगेटिव लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, कॉन्वेक्स के लिए क्या लेंगे, प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, फोकल लेंथ किसकी पॉजिटिव होती है किसकी नहीं। तो ये सारी की सारी बातें आपने एक बार दिमाग में कॉन्सेप्ट की तरह बिठा ली ना, अब आप कभी नहीं भूल सकते उसको। ऐसे ही किरचॉफ्स लॉज किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने की ट्रिक्स है, रूल्स है, और वो रूल्स वो ट्रिक्स अगर हमको आ गई तो कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट क्यों ना हो हम बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए देयर आर टू लॉज गिवन बाय द किरचॉफ, KCL एंड KVL। KCL मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसको कि फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ भी कहते हैं, एंड द सेकेंड इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, KVL। KCL को जंक्शन रूल भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज जंक्शन रूल, और KVL को लूप रूल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लूप रूल। तो KCL ये जंक्शन रूल है और KVL लूप रूल। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट KCL, है ना, उसके बाद हम बात करेंगे KVL। नंबर 1 KCL, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को अगर हम लोग स्टेटमेंट वाइज लिखें तो दो तरीके होते हैं इसको समझने के या इसको लिखने के, और आप दोनों ही समझ लीजिए, आपको जो अच्छा लगे आप उसके हिसाब से KCL को डिफाइन कर लीजिए या आप उसको स्टेटमेंट उसका दे दीजिए। पहला ये है कि किसी भी जंक्शन पर मिलने वाली जितनी भी करंट्स होती हैं या करंट ब्रांचेस होती हैं, जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंट ब्रांचेस का एल्जेब्रिक सम 0 होता है। समेशन ऑफ I इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0, है ना। क्या स्टेटमेंट मैंने कहा? द करंट्स meeting at a junction, the sum of all the currents meeting at a junction is always 0, ठीक है ना। ये स्टेटमेंट हो गया। हालांकि ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लिए हुए होता है। अब मैं जो अगला स्टेटमेंट यूज करने जा रहा हूं वो स्टेटमेंट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। लेंदी का मतलब ये कि 2-3 लाइनें उसमें यूज हो सकती हैं, लेकिन हम समझ में आसानी से आ जाता है, ठीक है ना। उसको हम कैसे लिखेंगे? अगर हम एक जंक्शन यहां पर ड्रॉ करें, ये एक जंक्शन बना रहा हूं और इस जंक्शन पर कई सारी करंट ब्रांचेस को मैंने ड्रॉ कर दिया। ये करंट ब्रांचेस मैंने बनाई, मान लीजिए ये I1 है, ये I2 है, I3 है, I4 है और ये I5 है, और ये वो जंक्शन, ठीक है। तो KCL ये कहता है कि इस जंक्शन पर जितनी भी करंट ब्रांचेस है, इस जंक्शन पर सारी की सारी करंट ब्रांचेस का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। ये KCL है, इसीलिए इसको जंक्शन रूल भी कहते हैं, क्योंकि ये जंक्शन को लेकर के डिफाइन किया जाता है। अब दिमाग में क्वेश्चन एक कुड़बुड़ा रहा होगा कि ये जंक्शन का क्या मतलब? ये वही जंक्शन है जो हम लोग सोच रहे हैं। कौन सा? बरेली जंक्शन? नहीं, हालांकि कॉन्सेप्ट वही है। जंक्शन का मतलब ये होता है जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांचेस मिलती होंगी, जहां पर 2 से ज्यादा ब्रांचेस जो होंगी, या ये कह सकते हैं जहां पर 3 या 3 से ज्यादा करंट ब्रांचेस मिलती होंगी, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे जंक्शन। जैसे कि अब ये जंक्शन है जहां पर 3 करंट ब्रांचेस है, तो कम से कम 3 ब्रांचेस का होना जरूरी है जहां पर आप जंक्शन की फॉर्मेशन करें। तो ये वो जंक्शन है जहां के लिए मैं कह रहा हूं कि जितनी भी करंट होगी जंक्शन पर, उस सब का एल्जेब्रिक सम 0 होगा।
अब ये जो फिगर आपको दिखाई पड़ रहा है, इस फिगर में आपको दिखा हुआ कुछ करंट ब्रांचेस को मैंने आउटवर्ड ड्रॉ करी और कुछ करंट ब्रांचेस मैंने इनवर्ड ड्रॉ करी, है ना। कुछ की डायरेक्शन आउटवर्ड है और कुछ की डायरेक्शन इनवर्ड है। या देखिए I1, I2 और I5 इनकी डायरेक्शन आउटवर्ड है, जबकि I3 और I4 इनकी डायरेक्शन इनवर्ड है ना। अब अगर मैं लिखता हूं एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट ब्रांचेस, तो इसके लिए भी एक छोटा सा स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये कहता है कि जितनी भी करंट्स जंक्शन की तरफ आ रही हैं उनको हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं, और जितनी भी करंट्स जंक्शन से दूर जा रही हैं उनको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं। भाई करंट के पाथ है ना करंट का, तो जो ब्रांच जंक्शन की तरफ जा रही है, जैसे कि I3 और I4, इनको हमने ले लिया पॉजिटिव, और जो करंट ब्रांचेस जंक्शन से दूर जा रही है उनको ले लिया हमने नेगेटिव। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या ऐसा जरूरी है कि आने वाली को हम लोग पॉजिटिव लें और जाने वाली को नेगेटिव लें? हालांकि ये बिल्कुल कोई रूल बुक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक दिमाग में सिमेट्री तो होनी चाहिए ना, वरना अगर आप हर बार बदल देंगे चीजों को तो आपके दिमाग में चीजें मिसमैच हो जाएंगी। नो डाउट ये कोई एग्जैक्टली टू द पॉइंट रूल नहीं है कि टूवर्ड्स को पॉजिटिव लें, आउटवर्ड को नेगेटिव लें। अगर हम आउटवर्ड को पॉजिटिव ले लें, इनवर्ड्स को नेगेटिव ले लें, तब भी सेटिस्फाई बिल्कुल वही कंडीशन होगी जो मैंने यहाँ पर लिखी है, समेशन I इज ऑलवेज इक्वल्स टू 0। अभी मैं समझा दूंगा एग्जाम्पल लेकर के कैसे। लेकिन दिमाग में एक चीज सेटल कर ली, चीजों को बार बार बदले उससे अच्छा है कि कोई एक चीज दिमाग में सेट कर ली जाए और उसी के हिसाब से फिर हम अपने न्यूमेरिकल्स को, अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें, है ना, ताकि चीजों को बार बार कॉम्प्लेक्स ना करना पड़े। तो मैंने क्या कहा कि जो करंट ब्रांचेस टुवर्ड्स द जंक्शन हम ले रहे हैं वो पॉजिटिव है, और जो करंट ब्रांचेस अवे फ्रॉम द जंक्शन है वो नेगेटिव है। तो मैं समझ पा रहा हूं कि I3 और I4 तो पॉजिटिव है, बाकी I1, I2 और I5 नेगेटिव है, तो इनको मैं नेगेटिव ले रहा हूं। तो I1, I2 और I5 इनको मैं ले रहा हूं नेगेटिव, और इनका एल्जेब्रिक सम क्या है? 0 है। इसका एल्जेब्रिक सम आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, प्लस माइनस का I1 प्लस माइनस का I2 प्लस और माइनस का I5 इक्वल्स टू, ये एल्जेब्रिक सम नहीं हुआ, हमने सारी करंट ब्रांचेस को ऐड ही तो किया। मैं आपसे बस इतना ही तो कह रहा हूं कि जो करंट ब्रांचेस इनवर्ड है उनको पॉजिटिव उनका मैग्नीट्यूड लीजिए, और जो करंट ब्रांचेस आउटवर्ड है उनका मैग्नीट्यूड नेगेटिव लीजिए। यही तो करना है आपको, और वही हमने यहाँ पर किया है। तो अगर मैं इनकी ब्रैकेट को ओपन करके लिखूंगा तो क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ I3 प्लस I4 माइनस का I1 माइनस का I2 माइनस का I5 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो जाती है जो मैंने यहाँ पर आपको बताई, है ना। ये इक्वेशन अगर यहाँ पर सेटिस्फाई हो गई तो क्या इसका कोई एक दूसरा स्टेटमेंट नहीं बन सकता? स्टेटमेंट ये भी तो बन सकता है कि जंक्शन की तरफ आने वाली करंट्स और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट्स दोनों हमेशा मैग्नीट्यूड में बराबर होंगी। करंट्स टुवर्ड्स द जंक्शन इक्वल्स टू द करंट्स अवे फ्रॉम द जंक्शन। भाई मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हमने स्टेटमेंट को पहले आपके लिए बताया कि जितनी भी करंट ब्रांचेस हैं उन करंट ब्रांचेस का एल्जेब्रिक सम जो होगा वो 0 होगा, करेक्ट। हमने एक जंक्शन यहां पर बनाया, उस जंक्शन में 5 करंट ब्रांचेस को ड्रॉ किया, कुछ करंट्स की डायरेक्शन को आउटवर्ड लिखा, कुछ ड्रॉ किया और कुछ को मैंने इनवर्ड्स ड्रॉ किया, और कंडीशन को सेटिस्फाई करके बताया कि ऐसा होता है केसीएल में। हम इस चीज को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि द टोटल करंट्स मीटिंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड द टोटल करंट्स लीविंग द जंक्शन, वो दोनों हमेशा मैग्नीट्यूड्स में बराबर होंगे। अब देख लो आप, ये चीज इस बात को तो सेटिस्फाई कर रही है। कैसे कर रही है? क्या I3 और I4 ये जो दो ब्रांचेस हैं, ये दो करंट्स जो है ये टुवर्ड्स द जंक्शन जा रही हैं,
इनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? उन करंट ब्रांचेस के मैग्नीट्यूड के बराबर है जो जंक्शन को छोड़ रही है, जो जंक्शन से दूर जा रही है। देखिए ऐसा नहीं लिखा है क्या? I3 प्लस I4 इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I5। क्या कुछ थोड़ी थोड़ी बात समझ में आई? मैं आपसे यही तो कह रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि हम केसीएल के स्टेटमेंट को दो तरीके से बोल रहे हैं। या तो ये कह रहे हैं कि द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट ब्रांचेस एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, या फिर द करंट्स मीटिंग टुवर्ड्स द जंक्शन, द करंट्स लीविंग अवे फ्रॉम द जंक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, हमेशा इक्वल होती मैग्नीट्यूड में। हम दोनों ही तरीकों से केसीएल को डिफाइन कर सकते हैं, है ना। और ये बहुत आसान तरीका है किसी भी एक ब्रांच में करंट के बारे में पता लगाना, अगर बाकी की करंट ब्रांचेस के बारे में आपको पता हो। ये 5 एम्पियर करंट है, ये 2 एम्पियर करंट है ना। ये दोनों इनवर्ट जा रही है और इसको मैंने आउटवर्ड ड्रॉ कर दिया, ठीक है ना। अब मुझे ये बताना है कि ये करंट ब्रांच कितनी होगी। कितना आसान है, हमने आपको क्या बताया, जंक्शन पर आने वाली करंट्स और जंक्शन से दूर जाने वाली करंट हमेशा बराबर होंगी। तो जंक्शन पर करंट आ कितनी रही है 5 + 2, जंक्शन से दूर जा कितनी रही है I, तो I की वैल्यू कितनी होगी 7 एम्पियर नहीं होगी। ऐसे ही चाहे अगर और भी ब्रांचेस यहां पर लगा ले, एक हमने ब्रांच और लगा ली, चलो था यहाँ पर, ये भी दूर यहां से जा रही है, ये हो गई 3 एम्पियर। अब अगर ये 3 एम्पियर है तो मुझे बताना है कि इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही होगी। फिर वही रूल अप्लाई कर दीजिए। क्या रूल अप्लाई करना है? द करंट्स मूविंग टुवर्ड्स द जंक्शन एंड द करंट ब्रांचेस लीविंग द जंक्शन। कितनी करंट ब्रांचेस टुवर्ड्स द जंक्शन जा रही है? 2 5 एम्पियर और 2 एम्पियर हमने ऐड कर दिया, इक्वल्स टू कितनी ब्रांचेस अवे जा रही है? 2 3 एम्पियर और I एम्पियर, तो हमने 3 और I को ऐड कर दिया। अब मुझे बताइए I की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 नहीं आएगी। तो इस ब्रांच में कितनी करंट जा रही है? 4 एम्पियर जा रही है। पता लग गया आसानी से। और अगर हम इस बात को ऐसे लिखने के बजाय इस तरीके से लिखते तो भी तो लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे? टुवर्ड्स द जंक्शन को मैंने पॉजिटिव लेना है। कैसे लेना? पॉजिटिव। तो 5 + 2 पॉजिटिव, -3 एंड -4 -7, तो +7 और -7 इक्वल जरा करेंगे तो कितना आएगा? 0 नहीं आएगा। इसका मतलब साफ साफ यही तो हुआ कि जंक्शन पर मिलने वाली जितनी भी करंट ब्रांचेस हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 होता है। क्या बात समझ में आई केसीएल की? केसीएल का फंडा क्लियर हुआ? बहुत छोटा सा रूल है, बहुत छोटा सा है, ताकि आपको आसानी समझ में भी आ जाए। और इस केसीएल को अगर आप समझ गए तो इनके जो दूसरे बड़े भाई हैं, कौन? केवीएल, उसको आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। देखिए कैसे। क्लियर है ना? तो बहुत जरूरी है कि आप इन सब चीजों को समझ करके रखें, समझ करके पढ़ें। अब समझ लेते हैं केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। केसीएल को मैंने क्या कहा था? उसको जंक्शन लॉ, जंक्शन रूल भी कहते हैं, जबकि जो केवीएल है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, उसको हम लोग लूप रूल भी कहते हैं। ठीक है ना? अब लूप रूल क्या है ये आराम से समझ लीजिए। अगर आप केसीएल को आराम से समझ चुके हैं, अच्छी तरीके से जान चुके हैं, तो बहुत आसानी से आपको केवीएल भी समझ में आ जाएगा। और ये केवीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू केसीएल। न्यूमेरिकल्स का बेस आपका जो होगा वो केवीएल ही होगा। अगर आपको केवीएल नहीं आता है तो आप कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को सॉल्व कर पाने में भी असमर्थ रहेंगे, आप कर नहीं पाएंगे। तो केवीएल बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो स्टेटमेंट समझिए, केवीएल यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का है क्या। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सबसे पहली बात तो पॉइंट वाइज समझते चलते हैं। सबसे पहली बात तो जब भी हम केवीएल अप्लाई करेंगे, चलो पहले स्टेटमेंट समझ लेते, बाद में समझाएंगे कि केवीएल अप्लाई कैसे करते हैं। अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, एनी चेंज इन पोटेंशियल इन अ क्लोज्ड पाथ इज ऑलवेज 0। कितना छोटा सा, क्या कहा मैंने? एनी चेंज इन अ क्लोज्ड पाथ is always 0 including resistor and cells। ये भी कह देता हूं, जैसे कि किसी भी क्लोज्ड मेश में, किसी भी क्लोज्ड लूप में चेंज होने वाला पोटेंशियल जो कि रेसिस्टेंस और सेल दोनों इंक्लूड करता हो ड्यूरिंग दैट पाथ, वो हमेशा 0 होता है।
बातें यहाँ पर ध्यान से समझने वाली है कि जो हाईलाइट में, चलो मैं लिख देता हूँ, उसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। क्या कह रहा हूं मैं? द टोटल या एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल in a closed loop, in a closed loop is always zero, is always zero, यानी कि summation of delta v will always be zero। अब यहां पर हाईलाइटेड बात कौन सी है? पहली बात तो ये चेंज इन पोटेंशियल, ठीक। दूसरा क्लोज्ड लूप, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। किसी भी क्लोज्ड लूप में चाहे कितने भी रेसिस्टेंसेस हो, चाहे कितने भी सेल लगे हो, उस क्लोज्ड लूप में हम जब कभी भी चेंज इन पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम कैलकुलेट करेंगे तो वो हमेशा जीरो ही आएगा। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लौट के बुद्धू घर को आए। कैसे समझिएगा? मैं कह रहा हूं ए बी सी डी और ए, ठीक। सबसे पहले मतलब समझते हैं क्लोज लूप को क्या मतलब होता है। अगर मैं कह रहा हूं कि आई एम टॉकिंग अबाउट अ क्लोज लूप दिस वन, तो आई विल राइट दिस क्लोज लूप ए बी सी डी ए। ये हुआ क्लोज लूप, जहां से शुरू वहीं पर एंड, क्लोज लूप। अब जरूरी नहीं आप ए से शुरू करो। अरे सर्कल है, सर्कल में किसी पॉइंट से शुरू करके पूरा सर्कल जब कंप्लीट करोगे तो सर्कमफेरेंस तो 2 आर ही आनी है ना, क्लोज लूप ही रहेगा ना। किसी पॉइंट से शुरू करो, उसी पॉइंट पर अगर आप एंड कर दो तो आपका सर्किट या आपका जो लूप होगा वो क्लोज हो जाएगा। यहाँ पर भी वही है। तो अगर मैं लिख रहा हूँ ए बी सी डी ए, तो स्टार्टिंग में अगर ए है तो लास्ट में भी ए आएगा। स्टार्टिंग में अगर मैंने बी से शुरुआत करी तो एंड में भी बी आएगा। स्टार्टिंग अगर मैंने सी से करी तो एंड में भी सी आएगा। स्टार्टिंग अगर मैंने डी से करी तो एंड में भी डी आएगा। क्लोज लूप का मतलब यही है। हम ये नहीं कह सकते ए बी सी डी इज अ क्लोज लूप। नो, ए बी सी डी ए इज अ क्लोज लूप। करेक्ट, ठीक है ना? तो एल्जेब्रिक सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल, इस ब्रांच का पोटेंशियल, इस ब्रांच का चेंज इन पोटेंशियल, इस ब्रांच का चेंज इन पोटेंशियल और इस ब्रांच का चेंज इन पोटेंशियल, अगर मैं इन चारों को ऐड करूं, इनका एल्जेब्रिक सम निकालूं, तो हमें आंसर कितना मिलेगा? 0। अब अभी तो इसमें वोल्टेज निकालने का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं, इसीलिए तो मैं कह रहा था इंक्लूडिंग रेसिस्टर्स एंड सेल। इस सर्किट में ये पॉसिबल कि यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हो, यहां पर एक सेल लगा हो, यहां पर एक सेल लगा हो, यहां पर एक रेजिस्टेंस लगा हो, इसके साथ में भी रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं, ये पॉसिबल। अब ये सर्किट आपको साफ साफ थोड़ा सा क्लियर लग रहा हो कि हाँ ये सर्किट है। इससे पहले तो वही लग रहा था अरे मैथमेटिक्स का स्क्वायर या रेक्टेंगल और क्या। तो इस ब्रांच का अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल निकालूंगा, इस ब्रांच का अगर मैं चेंज इन पोटेंशियल निकालूंगा, इस ब्रांच का चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करा जाएगा और इस ब्रांच का चेंज इन पोटेंशियल कैलकुलेट करा जाएगा। चारों का एल्जेब्रिक सम निकालेंगे तो एल्जेब्रिक सम निकाल करके जो आंसर मिलेगा दैट शुड बी 0। और ये सच भी तो है। व्हाट इज पोटेंशियल? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और अमाउंट ऑफ वर्क डन किसी भी क्लोज लूप में तो 0 ही होगा। अरे भाई हमने ए से शुरू किया और हम ए पर ही वापस आ गए, तो हमारा वर्क डन कितना रहा? 0 ही तो रहा। जहां से शुरू करा वहीं पर वापस लौट आए तो अमाउंट ऑफ वर्क डन तो 0 रहा। और अगर अमाउंट ऑफ वर्क डन 0 है तो पोटेंशियल कितना होगा? 0 ही तो होगा। कितनी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्लियर है ना? सुनने में बड़ा क्लियर और सिंपल सा कॉन्सेप्ट लग रहा है, लेकिन इनका सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसको सर्किट में अप्लाई करना। जब सर्किट में अप्लाई करेंगे तब मजा आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने। और आई ट्रस्ट यू
when we start solving the numericals of KVL and KCL law, I trust you that these numericals are the most interesting numericals of the class 12th physics. बहुत इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स होंगे। अरे वो न्यूमेरिकल जिनमें थोड़ा सा ये अपर पार्ट ऑफ द बॉडी थोड़ा सा खर्च हो ना, उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने में मजा आता है। क्या V इक्वल्स टू आई आर, V दे रखा, I दे रखा है, बताओ, ये थोड़ी न्यूमेरिकल्स होते हैं। 12th में पढ़ रहे भाई, है ना, अपग्रेडेशन होना जरूरी है। तो जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे ना, एक आध एग्जांपल मैं बता दूंगा अभी आपको कैसे अप्लाई करते हैं केवीएल, और उसका रूल्स भी मैं समझा दूंगा, लेकिन बेसिकली हमें तब पता लगेगा जब हम लोग केवीएल के न्यूमेरिकल्स करेंगे। और केवीएल को ही और डिटेल में समझाने के लिए भी मैं आपको व्हीटस्टोन बेस समझाऊंगा केवीएल की मदद से। तो केवीएल का अप्लाई करना भी आ जाएगा और एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा, है ना। तो बात समझ आई ना, क्या मतलब है क्लोज लूप का? एक सर्किट शुड बी क्लोज, और उस क्लोज लूप में जितनी भी ब्रांचेस होंगी, चाहे वो ब्रांचेस रेजिस्टेंस इंक्लूडेड हो, चाहे उसमें सेल हो, उन सारी की सारी ब्रांचेस का जो चेंज इन पोटेंशियल का एल्जेब्रिक सम होगा वो हमेशा निल बटा सन्नाटा यानी कि 0 होगा। ठीक है ना। बात करते हैं, ये तो सिर्फ मैंने आपको स्टेटमेंट समझा दिया कि केवीएल का क्या स्टेटमेंट है और क्या उसको लिखा जाता है ना। केवीएल को और डिटेल में हम आपको समझाएं और आपको डिटेल में बताएं, इससे पहले एक बात और जान लेते हैं। दो बातें यहां पर बहुत समझना जरूरी है केसीएल और केवीएल के बारे में। केसीएल फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है, एंड केवीएल इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, अब इनको याद मत करिए, समझ लीजिए। केसीएल में हमने क्या पढ़ा था कि द टोटल करंट ब्रांचेस मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज 0। अगर जंक्शन पर टोटल करंट 0 है तो जंक्शन पर जो टोटल चार्ज होगा वो कंजर्व ही तो होगा। देखिए चार्ज जितनी भी करंट जहां, अब ऐसे समझिए इसको, जंक्शन पर जितनी करंट जा रही है जंक्शन से उतनी ही करंट आ रही है ना। तो ना तो कुछ दिया, मतलब पहले जितनी थी उतनी ही बाद में है, जितनी आप दे रहे हो उतनी ही आप वहां से वापस विड्रॉ भी कर रहे हो। तो चेंज क्या हुआ? कुछ नहीं ना। और अगर कुछ हुआ ही नहीं चेंज तो क्या कंजर्व हुआ? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए बाद में डिस्कस करेंगे इन बातों, वरना फिर ये लेक्चर और फिर लेंथी होता जाएगा, हम अपने मेन टॉपिक से भटक जाएंगे। क्योंकि कुछ बच्चों ने पूछा था ना कि वो फंडामेंटल यूनिट करंट ना होकर के चार्ज है। हालांकि इसके पहले मैंने जो आपको आंसर दिया वो भी सही था कि चार्ज को मेजर करने के लिए हमारे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, कोई डिवाइस नहीं है। करंट को मेजर करने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट है, डिवाइस है। तो करंट को हमने फंडामेंटल यूनिट माना है। माफ कीजिएगा अगर पहले मैंने उल्टा बोल दिया हो। करंट को तो एक फंडामेंटल यूनिट कंसीडर करा गया, जबकि चार्ज को फंडामेंटल यूनिट कंसीडर नहीं किया गया है ना। लेकिन लॉ ऑफ जो कंजर्वेटिव लॉ है वो हम चार्ज के लिए पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। बेसिक क्वांटिटी क्योंकि यही है, करंट की भी बेसिक क्वांटिटी क्या चार्ज ही है। तो अगर हमने केसीएल पढ़ा तो केसीएल में कंजर्व जो चीज हो रही है वो करंट नहीं कंजर्व हो रही, करंट तो जितनी जा रही उतनी आ रही। उसके लिए पीछे जो कंजर्वेटिव लॉ है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ऐसे ही केवीएल में है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। केवीएल किसको सपोर्ट करता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को सपोर्ट करता है। और ये बात भी याद मत करिए, समझ लीजिए कैसे। अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात मैं कर रहा हूं केवीएल में, इसका मतलब ये हुआ वर्क डन तो 0 आ रहा है भाई। जिस पॉइंट से शुरू किया मैंने उसी पॉइंट पर मैं आकर के एंड कर दिया। तो जो टोटल वर्क डन है आपका वो कितना हुआ? 0 हुआ। जब वर्क डन कोई किया ही नहीं तो एनर्जी में क्या चेंज होगा? कुछ। अरे आप ऐसे समझिए, इफ डेल्टा V इज 0, इसका मतलब क्या हुआ? डेल्टा W दैट मींस चेंज इन वर्क डन भी तो 0 हुआ। और अगर चेंज इन वर्क डन 0 हुआ, अगर वर्क डन में कोई चेंज हुआ ही नहीं तो एनर्जी के पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है? The ability of doing work is only known as energy. If there is no change in work, that means there is no change in energy. Or there is no change in energy, that means energy is conserved.
तो केसीएल सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को, जबकि केवीएल सपोर्ट करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। अब समझना पड़ेगा हमको केवीएल के कुछ रूल्स के बारे में। जब हम सर्किट में केवीएल को अप्लाई करेंगे तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट रूल्स है जिनको हम अप्लाई करते समय ध्यान में रखेंगे। वैसे तो सीधे सीधे भी मैं आपको बता सकता हूँ कि आप इधर जाए तो पॉजिटिव ले लो, उधर जाए तो नेगेटिव ले लो, लेकिन हर चीज का एक सिस्टम है, उस सिस्टम से ही हमको चलना पड़ता है ना। और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे न्यूमेरिकल्स की तो आपको बार बार वो चीजें रिकॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली सेट हो जाएंगी कि इधर जाएंगे तो पॉजिटिव, उधर जाएंगे तो नेगेटिव। बस दिमाग में थोड़ा सा प्रेशर दे करके अभी उस बात को समझ लीजिए, और मैं ट्रिक भी आपको लास्ट में समझा दूंगा जिससे आप कभी उन चीजों को भूले नहीं, है ना। मैंने बताया अगर हम कोई एक सर्किट लेते हैं, इस सर्किट में सेल्स भी हो सकते हैं, इस सर्किट में रेजिस्टेंसेस भी हो सकते हैं ना। ये सेल E1 है और ये सेल E2 है, ठीक है ना। तो ये सेल है E1 और E2, इसका EMF हमने कंसीडर कर लिया, और ये जो आपके रेजिस्टेंसेस है वो रिस्पेक्टिवली R1 और R2 कंसीडर कर लिया, ठीक है। कुछ रूल्स है, कुछ ट्रिक्स है, कुछ मेथड्स है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय अगर हम केवीएल अप्लाई करते हैं तो उनको अप्लाई करने के लिए कुछ रूल्स है, समझ लीजिएगा। पहली बात, इस सर्किट में जब आप लूप लेंगे तो ये बात मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि लूप की डायरेक्शन या उसका पाथ कुछ भी हो सकता है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। ये क्लॉकवाइज भी हो सकता है और ये एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। दोनों ही तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बाय अप्लाइंग द केवीएल। अब पाथ का क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होने का मतलब क्या है? यहां पर दो सेल आपको दिख रहे हैं। इट माइट पॉसिबल कि एक सेल का ईएमएफ ज्यादा होगा और एक सेल का ईएमएफ कम होगा। हम किसी भी एक सेल को लेकर के और उसकी डायरेक्शन, आप करंट तो ड्रॉ करोगे ना, इस सेल से करंट I1 ड्रॉ हो रही है, ये I1 यहाँ आ रही है, फिर I1 यहाँ पर आएगी, ठीक। तो जो भी करंट आप जिस भी सेल को आप प्राइमरी सेल या जिस भी सेल को आप अपना एक कंसीडरेशन सेल आप ले लीजिए कि हमको इस सेल को कंसीडर करके और फिर पूरे के पूरे सर्किट में हमने केवीएल अप्लाई करना है। तो अगर इस सेल को लेकर के आप करोगे तो आपका ये पाथ हो जाएगा, यहाँ पर आपका एंड होगा। क्लोज पाथ का मतलब क्या हुआ? A B C D A, है ना, ये एक पाथ हुआ। हम ऐसे भी तो कर सकते हैं A D C B A, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं, हम ऐसे भी तो कर सकते हैं B A D C B, हम ऐसे भी कर सकते हैं B C D A B। हम जब क्लोज लूप ले रहे हैं तो हमारा लूप क्लॉकवाइज भी हो सकता है और हमारा लूप एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। इट डजंट मैटर। एक सर्किट में 2, 3, 4, 6 सर्किट और भी इन्वॉल्व अगर हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप सारे सर्किट को एंटी क्लॉकवाइज लो, आप सारे सर्किट को क्लॉकवाइज लो, आप एक एंटी क्लॉकवाइज लो और एक क्लॉकवाइज लो, दैट इज ऑल्सो डजंट मैटर। ये तो एक सर्किट है सर। तो इस एक सर्किट में चाहे क्लॉकवाइज ले हम और चाहे हम एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे का 2-4 सर्किट और भी इन्वॉल्व हो, इसमें और भी जुड़े हुए, एक सर्किट और यहाँ पर बना हुआ है, ये एक और सर्किट हो। तो आप क्या करो, आप इस वाले में क्लॉकवाइज लो, इस वाले में एंटी क्लॉकवाइज ले लो, इस वाले में क्लॉकवाइज लो, इस वाले में, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जब भी आप केवीएल अप्लाई करें फर्क इस बात का जरूर पड़ता है कि द मैश शुड बी क्लोज। तो पहला आपका जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वो ये होनी चाहिए। अरे मैंने रब कर दिया, मैसेज बना देता हूँ। मैं एक सिंपल सी फॉर्म, एक सिंपल सा सर्किट बना रहा हूँ जिस सर्किट में हमको केवीएल अप्लाई करना होगा और मैं आपको समझाऊंगा कि केवीएल कैसे अप्लाई करेंगे, ठीक है। ठीक है, चाहो तो आप और इसमें कोई सेल ले लो,
यहां भी आप सेल लगा लो, ठीक है ना। पहला केवीएल को अप्लाई करने का पहला रूल क्या है? पहला रूल ये कहता है कि मेश जो हो वो क्लोज होनी चाहिए। मेश कैसी होनी चाहिए? क्लोज होनी चाहिए। दूसरा रूल ये कहता है कि पाथ ऑफ द लूप आपने क्या कंसीडर किया, ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, हालांकि वो कुछ भी सकता है, ठीक है। अब इसके ही दो पॉइंट्स है समझने के लिए, क्योंकि सर्किट में दो चीजें हो सकती हैं, एक तो आपका सेल हो सकता है इन्वॉल्व या रेसिस्टेंस हो सकता है इन्वॉल्व, ठीक। तीसरा क्या है? अच्छा इस वाले में बता, पाथ या लूप कंसीडर करना। अगर हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं तो हमको ये पता होगा कि हम किस तरफ मूव कर रहे हैं। हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं या हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। यानी कि या तो पोटेंशियल का गेन हो रहा होगा या पोटेंशियल का लॉस हो रहा होगा, है ना। दो बातों को ध्यान में रख करके और बाकी पूरा का पूरा समराइज रहेगा। सिर्फ दो बातें मैं आपको बताऊंगा और आपका एनालिसिस ऑफ दिस केवीएल विल बी फिनिश्ड, ठीक है ना। देखिएगा, ये पॉजिटिव एंड है सेल का और ये नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव एंड है सेल का और ये नेगेटिव एंड है, ठीक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेल के लिए। पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल लॉस, सॉरी गेन, इन दोनों के लिए साइन कन्वेंशन अगर आपको पता है तो बहुत आसान हो जाता है और इसमें कोई नई चीज नहीं है। अगर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है तो वो कब हो रहा होगा? अगर आपका पोटेंशियल हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ आप जा रहे हो, अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हो तो आपका जो पोटेंशियल होगा वो ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, कम होगा। और अगर पोटेंशियल कम होगा तो उस पोटेंशियल की वैल्यू को, पोटेंशियल ड्रॉप की वैल्यू को आप कैसा लिखेंगे? नेगेटिव लिखेंगे। अगर आप लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ आ रहे हैं तो पोटेंशियल में गेन होगा, पोटेंशियल में गेन होगा और पोटेंशियल गेन को हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पॉजिटिव। इन दो, अब ये कोई ऐसी चीज तो नहीं है ना जो आपको याद ना हो या आपको पता ना हो। अगर हम हाई से लो की तरफ जा रहे हैं मतलब हम घट रहे हैं, अगर हम घट रहे हैं मतलब हमारा लॉस हो रहा है, और लॉस हो रहा है तो मतलब हम नेगेटिव में जा रहे हैं, बस बात खत्म हो गई। अगर हम लो से हाई की तरफ आ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं मतलब हमारा गेन हो रहा है, गेन हो रहा है मतलब हम पॉजिटिव की, हमारा पॉजिटिव हो गया वो सॉरी पोटेंशियल, ठीक है ना। सेल की अगर मैं बात करूं, क्या ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है? तो अगर सेल में हम पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारा पाथ है, देखो पाथ हमारा या तो ये हो सकता है AFEBA, या पाथ हमारा क्या हो सकता है ABEFA। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इस सेल की डायरेक्शन में इस तरफ जा रहे हैं या हम इस तरफ आ रहे हैं, यही तो पॉसिबल है। देखिए मेरे साथ में रहिएगा वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे बीच में, है ना। एक बात समझ लीजिए फिर कभी नहीं भूलेंगे आप। या तो मेरा पाथ हो सकता है AFEBA या मेरा पाथ हो सकता है ABEFA, यानी या तो मैं इस तरफ जा रहा हूँ मेरा पाथ की वजह से क्लॉकवाइज में, या मैं इस तरफ आ रहा हूँ एंटी क्लॉकवाइज। मेरी बात समझ में आ रही है ना। तो अगर मैं इस तरफ जा रहा हूं तो मुझे बताइए मैं किस तरफ जा रहा हूं? हम हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं। और अगर हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाते हैं तो पोटेंशियल ड्रॉप होता है और उस सेल का वोल्टेज नेगेटिव लिखते हैं। तो इस सेल का वोल्टेज हमारा ईएमएफ ही तो है, और वो ईएमएफ कैसा लिखा जाएगा? नेगेटिव लिखा जाएगा। कैसा लिखा जाएगा? नेगेटिव लिखा जाएगा। यानी कि हम ऐसे लिखेंगे उसको, माइनस की। अगर हम इस तरफ से इस तरफ आ रहे हैं तो हम लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहे हैं, और अगर लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहे हैं तो हमारा ईएमएफ कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है?
क्या सेल के लिए यही तो दो कॉन्सेप्ट है? हम न्यूमेरिकल करेंगे तो बिल्कुल बेफर्क नहीं, अभी मैं इसी में आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा केवीएल अप्लाई कैसे करना है, है ना? अगर मैं पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गया तो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ गया, यानी कि पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ, और पोटेंशियल का ड्रॉप हुआ तो ईएमएफ माइनस हो गया, मतलब वोल्टेज माइनस हो गया। और अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आया, मतलब पोटेंशियल का गेन हुआ, यानी कि हमारा ईएमएफ पॉजिटिव हो गया। क्लियर है? सेल के लिए समझ में आ गया, तो रेजिस्टर के लिए समझ लेते हैं। भाई सर्किट में दो चीजें तो कम से कम होंगी ही होंगी, सेल और रेजिस्टेंस। ये रहा आपका रेजिस्टेंस। अगर ये करंट आई जा रही है इसमें, एक बात बताइए, अगर ये करंट आई इस रेजिस्टेंस के थ्रू पास होगी तो क्या करंट ब्लॉक? रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? टू रिड्यूस द वैल्यू ऑफ करंट, है ना? करंट को ऑब्स्ट्रक्ट करना, करंट को अपोज करना। तो अगर रेजिस्टेंस के थ्रू होकर के ये करंट जा रही है तो यहां पर करंट ज्यादा होगी, जब रेजिस्टेंस में होगी तो करंट कम होगी। यहां पर तो करंट को ऑब्स्ट्रक्ट किया गया ना, रोका गया ना, अपोज किया गया। तो अपोज किया गया तो करंट कम नहीं हो जाएगी, कम हो जाएगी तो यहां पर हायर होगा और यहां पर लोअर। और अगर मैं हायर से लोअर की तरफ जा रहा हूं तो मेरा वोल्टेज कैसा होगा? कैसा होगा? नेगेटिव होगा। देखिए ना ऊपर। और वोल्टेज रेजिस्टेंस के केस में कैसे लिखेंगे? I इंटू आर। यहां इस ब्रांच का वोल्टेज में बताइए कैसे लिखूंगा? I और R को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो इस ब्रांच का वोल्टेज आएगा। और वही तो मैं लिख रहा हूं कि वोल्टेज कैसा होगा? नेगेटिव होगा, नहीं होगा? कब होगा नेगेटिव? इफ आई एम मूविंग फ्रॉम हायर टू लोअर। अगर मैं हायर टू लोअर मेरा पाथ है तो वोल्टेज कैसा होगा? नेगेटिव होगा। और वही मेरा पाथ अगर अपोजिट है तो मैं लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहा हूं, लोअर से हायर की तरफ मूव कर रहा हूं, तो इस सिचुएशन में मेरा जो वोल्टेज होगा वो प्लस IR होगा। आपको ये लग सकता होगा कि सर यहां से जब यहां आएंगे तब भी तो करंट यहां पर ऑब्स्ट्रक्ट होगी, है ना? यही बात आपको ध्यान से समझनी है कि इस वाली ब्रांच में जब मैं इस तरफ से इस तरफ मूव कर रहा हूं तो करंट के मैग्नीट्यूड को हम जो कंसीडर कर रहे हैं वो हायर पोटेंशियल पे कंसीडर कर रहे हैं। देखो साफ साफ समझिए, जो वोल्टेज की डायरेक्शन होती है वो हमेशा हायर टू लोअर होती है, और इसी तरीके से करंट भी जब मूव कर रही होती है तो वो हमेशा हायर टू लोअर ही मूव करती है। करंट भी हायर टू, अरे अगर मान लो यहाँ पर 5 एम्पीयर और करंट आगे मूव करी तो आगे करंट नहीं, तभी तो करंट आगे मूव करी। चार्जेस कब ऑक्यूपाइड होते हैं? एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक चार्जेस तब तक ट्रांसफर होते रहते हैं जब तक कि चार्जेस बराबर ना हो जाए। तो हायर से लोअर की तरफ भी तो गए, हमने पाथ नहीं बदला, सॉरी हमने इस चीज को नहीं बदला, हायर टू लोअर को नहीं बदला, हम तो अपने पाथ को बदल रहे हैं हर बार। अगर मैं हायर टू लोअर की तरफ जा रहा हूं तो मैं नेगेटिव हो जाऊंगा। अगर मैं लोअर टू हायर की तरफ आ रहा हूं, इसमें इसकी पाथ के बदलने से कोई मतलब नहीं है, यहां पर भी इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ, हमने अपने पाथ में बदलाव किया है। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि हम इधर से पढ़ रहे हैं तो करंट इधर जाकर के ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, उधर से पढ़ रहे हैं तो करंट ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होगी, है ना? हमने इससे हमें कोई लेना देना नहीं, ये तो फिक्स है अपनी अपनी पोजीशंस पर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये हायर हुआ ये लोअर हुआ। यहाँ पर करंट इस तरफ से इस तरफ जा रही है, मतलब ये एंड हायर हुआ ये एंड लोअर हुआ। हमारे अपने पाथ का डिसाइड करना है कि हम हायर टू लोअर के पार्ट में जा रहे हैं या लोअर टू हायर के पार्ट में जा रहे हैं, और उसी हिसाब से हमारे वोल्टेजेस की और ईएमएफ के साइन कन्वेंशन को डिसाइड करेंगे। क्लियर हो रही है बात? बिल्कुल भी घबराइए मत, न्यूमेरिकल करेंगे एकदम शीशे की तरह हर चीज क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना? तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जब भी आप इस तरीके से कोई कॉम्प्लेक्स सर्किट देखेंगे, आपको करंट का वहां पर जो डायरेक्शन होगी, जो आपका डिनोमिनेशन होगा वो नहीं दिया गया होगा। करंट ब्रांचेस आपको खुद ही ड्रॉ करनी पड़ेंगी। तो अप्लाई KCL एंड ड्रॉ द करंट ब्रांचेस। आपको करंट ब्रांचेस ड्रॉ करनी है और उसमें फिर KCL अप्लाई करना है।
तो ये कुछ रूल्स हैं, जब हम केवीएल को किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे केवीएल अप्लाई करके, तो कुछ इन रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। कौन कौन से रूल है अब हम यहाँ नहीं देखेंगे, है ना, आप मेरे साथ साथ बस समझते रहिएगा, आपको सब चीज क्लियर हो जाएगी। अगर हम केवीएल को अप्लाई कर रहे हैं किसी न्यूमेरिकल में, उस सिचुएशन में हमको किन किन बातों का ध्यान रखना है, हम इस बात पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। पहली बात तो ये होना चाहिए कि जिस भी लूप को हम कंसीडर कर रहे हैं, दैट लूप शुड बी क्लोज। वो लूप कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए। दूसरी सिचुएशन क्या कहती है कि जो सर्किट में हमारा पाथ है कि वो एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, ये कोई फिक्स नहीं है, आप कुछ भी ले सकते हो। आप क्लॉकवाइज ले सकते हो और आप एंटी क्लॉकवाइज ले सकते हो। मैंने आप, अच्छा मुझे बिल्कुल साफ साफ बताइए, आप एक सर्कल में दौड़िए, एक पॉइंट से दौड़िए और उसी पॉइंट पर एंड कर दीजिए। आप क्लॉकवाइज दौड़िए तब भी 2 पाई होगा, आप एंटी क्लॉकवाइज दौड़िए तब भी 2 पाई होगा, वर्क डन तब भी 0 होगा, वर्क डन तब भी 0 होगा। तो ये सब तो तब बातें क्लियर होंगी जब न्यूमेरिकल में डेटा आएगा। अभी तो मैं सिर्फ आपको मैकेनिज्म समझा रहा हूँ, है ना, तो मैकेनिज्म समझिए। पहली बात हमको समझाई, दूसरी बात क्या है, हमारा पाथ क्या होगा, और पाथ के हिसाब से हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वेदर वी आर मूविंग हायर टू लोअर डायरेक्शन और लोअर टू हायर डायरेक्शन। ठीक है ना, यानी कि हायर टू लोअर की डायरेक्शन में मूव करते समय पोटेंशियल को ड्रॉप कर रहे हैं, तो पोटेंशियल की वैल्यू उस पाथ में नेगेटिव हो जाएगी। अगर उस पाथ में सेल है तो ईएमएफ को नेगेटिव लिख देंगे, उस पाथ में रेजिस्टेंस है तो आईआर को नेगेटिव लिख देंगे, करना वोल्टेज को ही नेगेटिव है। अगर हम लोअर टू हायर की तरफ जा रहे हैं तो हमारा वोल्टेज पॉजिटिव होगा क्योंकि तो पोटेंशियल गेन हो रहा होगा। तो दोनों बातें याद मत रखो, एक बात याद रखो नेगेटिव कब होगा, या एक बात याद रखो पॉजिटिव कब होगा, दूसरा तो अपने आप ही याद रहेगा। ऐसे याद रखो कि इफ वी आर मूविंग हायर टू लोअर पोटेंशियल वेदर इट इज सेल और रेजिस्टेंस, द वोल्टेज शुड बी नेगेटिव। क्यों? इन दैट सिचुएशन देयर विल बी अ पोटेंशियल ड्रॉप, और पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो वोल्टेज नेगेटिव होगा। ईएमएफ अगर रास्ते में सेल है तो ईएमएफ नेगेटिव लिख दोगे, पाथ में अगर रेजिस्टेंस है तो उस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट और रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दोगे तो उस ब्रांच का वोल्टेज आ जाएगा, उसको नेगेटिव लिख दोगे। बात समझ में आ रही है? वोल्टेज अपने आप उठ करके नहीं आएगा कि मैं वोल्टेज मुझे नेगेटिव लिखूं, उस ब्रांच में क्या है, सेल है तो ईएमएफ है तो नेगेटिव लिख दो ईएमएफ, उस ब्रांच में रेजिस्टेंस है तो रेजिस्टेंस और करंट की मल्टीप्लाई करके लिख दो नेगेटिव, अगर आप हायर टू लोअर डायरेक्शन में जा रहे हो। क्लियर? बार बार रिकॉल करिए एक दो बार चीजों को, और रिकॉल करोगे एकदम दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगी, और न्यूमेरिकल में हम अप्लाई कर देंगे। अब ये जो न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पर, ये जो सर्किट यहाँ पर ड्रॉ किया, यहीं पर मैं आपको अप्लाई करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्या ये सेल है जिसका ईएमएफ कितना है? E1 है, ये सेल E2 है, बीच में रेजिस्टेंस R लगे हैं, इसको मैं नाम दे देता हूँ R1, इसको नाम देता हूँ मैं R2। अब मैंने क्या कहा, आपको करंट ड्रॉ करनी पड़ेगी हर एक ब्रांच में, ठीक है ना। यहां पर मान लीजिए करंट ड्रॉ होती है I1, ठीक है, ये I1 करंट यहां पर आएगी, यहां से करंट ड्रॉ होती है I2, होती है ना, ये करंट यहां पर आएगी I2। अब ये आपका जंक्शन है ना, जंक्शन, तो करंट आने वाली ब्रांचेस और यहां से जाने वाली ब्रांचेस बराबर होनी चाहिए। यहां पर R कौन सी नहीं, I1 आ रही है और I2 आ रही है, तो यहां से जाएगी कौन सी? बात समझ आई? I1 प्लस I2 ही तो होगी, है ना। यहां पर आओगे तो फिर वही I1 प्लस I2 ही होगी, फिर जितनी करंट आ रही है उतनी वापस भी जाएगी। तो अगर I1 प्लस I2 इसमें भी लिख दोगे, I1 प्लस I2 इसमें भी लिख दोगे, फिर तो वैल्यू बदल जाएगी। क्या लिखोगे? जो करंट I1 यहाँ पर थी वो, और जो यहाँ पर करंट I2 थी वो डिवाइड होगी। सबसे बढ़िया काम है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है KCL को अप्लाई करना शुरुआत में, जो कि अप्लाई किया जा सकता है अगर आप करंट को ड्रॉ करना सीख गए। इस सेल से करंट निकली I1, इस सेल से करंट निकली I2, दोनों इस जंक्शन पर मिलेंगी। दो जंक्शन है या नहीं है? ये 1, 2 और 3 है ना, 3 ब्रांचेस, तो ये जंक्शन हो गया। यहाँ पर करंट I1 आ रही है, यहाँ पर करंट I2 आ रही, तो इस ब्रांच में करंट कितनी होगी? आने वाली करंट इक्वल टू जाने वाली करंट। आने वाली करंट I1 I2 है, तो जाने वाली करंट भी तो I1 I2 ही होगी, हो गया I1 प्लस I2। ठीक है, इसको ड्रॉ करने के बाद में अब आप अलग अलग शेल्स में अलग अलग रोटेशन के हिसाब से केवीएल अप्लाई कर लीजिए। मैं यहाँ पर मान लीजिए अप्लाई करता हूँ इस तरीके से, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर दूं सर्किट को ताकि आपको आसानी से दिखाई पड़ जाए ना।
ये मैंने बनाया एक सेल, ये इसका रेजिस्टेंस इस ब्रांच का, ये इस ब्रांच का रेजिस्टेंस है, R1 R2, ये R हो गया, ये E1 इसका EMF हो गया, इसका E2 EMF हो गया, यहाँ से करंट I1 निकलती है, ये I1 होगी, यहाँ से करंट I2 जाती है, ठीक है। मैंने करंट ड्रॉ कर दी, अब मैंने क्या करना है, ठीक है, मैं इस वाले लूप को लेता हूं सबसे पहले A B C D E F। अब मैंने अगर इस वाले लूप को लिया तो देखो मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से समझते हैं ना, कुछ भी टिपिकल नहीं है, बिल्कुल भी टिपिकल नहीं है, बस एक बार आपको अप्लाई करना आएगा, ठीक है। देखिए A B E F A, मैंने ये लिखा A B E F A, ये वाला लूप लिया मैंने। अब इस लूप में देखो, ये जो आपका सेल है, सेल से शुरुआत करते हैं। क्या मेरा पाथ ऐसे है? अगर मेरा पाथ ऐसे है तो क्या इस सेल के रिस्पेक्ट में मैं ऐसे आ रहा हूं? ऐसे ही तो आऊंगा, मैं आ रहा हूं, ऐसे आ रहा हूं। तो इस वाली ब्रांच में जब मैं मूव कर रहा हूं तो इस वाली ब्रांच में मैं लोअर टू हायर आ रहा हूं, और अगर मैं लोअर टू हायर आ रहा हूं तो इस ब्रांच का जो वोल्टेज होगा वो पॉजिटिव लिखा जाएगा। एक तो सेल इन्वॉल्व है इसमें, दूसरा इसमें एक रेजिस्टेंस भी इन्वॉल्व है। तो इस ब्रांच में टोटल वोल्टेज कितना है? सेल का ईएमएफ E1 प्लस R1 I1। हमने इसको भी तो पॉजिटिव लिखा। क्यों पॉजिटिव लिखा समझिए ना, आपके लिए जो करंट की डायरेक्शन है वो अपोजिट है। आप ऐसे आ रहे हो, आप लोअर टू हायर मूव कर रहे हो, है ना, आप लोअर टू हायर मूव कर रहे हो। आपका ये ब्रांच क्या कह रही है? आपकी ब्रांच ये कह रही है ये हायर एंड पर, ये लोअर एंड पर है, तो ये हायर एंड पर हुआ, ये लोअर एंड पर हुआ। यानी कि आप अगर ऐसे जाते तो E1 और I1 को मैं दोनों को नेगेटिव लिखता, लेकिन मैं आ रहा हूं उधर से इधर, मैं आ रहा हूं लोअर टू हायर, यानी कि मैं दोनों को पॉजिटिव लिखूंगा। अब क्या इसमें कुछ है रेजिस्टेंस वोल्टेज? कुछ नहीं है। क्या इसमें कोई सेल लगा है? नहीं लगा है, छोड़ दीजिए, इधर आ जाइए। अगर कुछ नहीं लगा तो आप वहां पर कुछ वोल्टेज नहीं लेंगे, ठीक है ना। यहाँ आ जाइए, अब यहाँ पर आ जाएंगे तो मैं ऐसे आ रहा हूँ, देखो ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ, ऐसे आ रहा हूँ। इस ब्रांच का वोल्टेज क्या? इसमें कोई सेल तो लगा नहीं, नहीं लगा है ना। क्या लगा है? रेजिस्टेंस लगा है, करेक्ट। इस ब्रांच में करंट आपको पता है, तो आप क्या लिखेंगे? माइनस। क्यों लिखेंगे माइनस? आप हायर टू लोअर जा रहे हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? इक्वल टू 0 केवीएल ही तो है ये। द एल्जेब्रिक सम ऑफ voltages is always equal to 0। अब माइनस कहां होगा, प्लस कहां होगा? केसीएल में तो बहुत आसान था समझना। क्या हम कह रहे थे जो करंट ब्रांचेस जा रही हैं उनको पॉजिटिव ले लो, जो वहां से दूर जा रही हैं उनको नेगेटिव ले लो। यहां पर भी तो पॉजिटिव नेगेटिव का कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे ना, वही मैंने किया यहां पर अप्लाई। ठीक, कब पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसी को रोटेट कर देता, ऐसे कर देता, तो क्या ये पॉजिटिव हो जाता और ये नेगेटिव हो जाता? क्या कोई फर्क पड़ता? क्या कुछ नहीं पड़ता। तो चाहे आप क्लॉकवाइज रोटेशन लो, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लो, अगर आपने साइन कन्वेंशन सही लिया है तो देयर इज नो इफेक्ट इन द क्लोज लूप। ठीक है ना। आपका आंसर एग्जैक्टली वही आएगा जो आना चाहिए। आप 2 into 3 करिए, आप 3 into 2 करिए, आंसर 6 ही आएगा। क्या बात समझ में आई? ऐसे ही मैं इस वाले में भी अप्लाई कर सकता हूं, ऐसे भी ले सकता हूं, और मैं ऐसे भी अप्लाई कर सकता हूं। अब आपका काम सिर्फ इतना ही है, ऐसा ही एक सर्किट अपनी कॉपी पर बनाइए और इस लूप को लीजिए,
इस लूप को लीजिए और दोनों लूप की ब्रांचेस को लिख करके इक्वल टू 0 करके अप्लाई कर दीजिए। बस नियम रूल्स याद रखिएगा जो मैंने आपको बताया। क्या? हायर टू लोअर, सेम पाथ टू नेगेटिव क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप, लोअर टू हायर अपोजिट पाथ यानी कि पोटेंशियल गेन यानी कि पॉजिटिव। ठीक है ना? आई होप आपको ये केसीएल और केवीएल समझने में मजा जरूर आया होगा और मैंने बहुत सिस्टमैटिक और बहुत सुकून से इस टॉपिक को आपको समझाया भी है। और मैं चाहता सिर्फ यही हूं क्योंकि फिजिक्स में बिना न्यूमेरिकल के कुछ है नहीं। अगर आप न्यूमेरिकल करना चाहते हो तो आपकी थ्योरी पर पकड़, कॉन्सेप्ट्स पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए। और इसमें टाइम एक बार लग सकता है, नो डाउट, लेकिन एक बार टाइम लगा करके अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए तो विश्वास मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको फिजिक्स में अच्छे नंबर लाने से नहीं रोक सकती। ये हिस्ट्री, सिविक्स या ये वो सब्जेक्ट्स नहीं जो थ्योरेटिकल होते हो। ये सब्जेक्ट्स बहुत टिपिकल है क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। फिजिक्स आसान है क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। वंस यू स्टडी द कॉन्सेप्ट इट विल रिमेन विद यू और जहां चाहे आप इसे वहां अप्लाई करिए, ये बदलते आएंगे। ठीक है ना? तो फैक्ट्स के हिसाब से अप्लाई करिए चीजों को और उसी के हिसाब से न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए। आज का लेक्चर ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है और आपको भी टाइम लगेगा इसको रिवाइज करने में, तो मैं चाहता हूं कि आज हम यहीं पर एंड करते हैं 2 शब्दों के साथ। किसी की बड़ी खूबसूरत सी एक कविता है, उस कविता को सुनाकर के मैं इस सेशन को एंड करूंगा ताकि जब मैं अगली बार व्हीटस्टोन ब्रिज आपको पढ़ाने आऊं तो मैं इस बात को एश्योर कर सकूं कि आपने केवीएल को, केसीएल को अप्लाई करना सीख लिया है, आपने प्रैक्टिस कर ली है। क्योंकि मैं व्हीटस्टोन ब्रिज को जब आपको समझाऊंगा तो वो व्हीटस्टोन ब्रिज में मैं केवीएल को ही अप्लाई करके व्हीटस्टोन ब्रिज की बैलेंसिंग कंडीशन को प्रूव करूंगा। है ना? ठीक रहेगा ना? और अगले वीडियो में मैं टाइम नहीं लूंगा, मैं सिर्फ अप्लाई करूंगा केवीएल कि यहाँ ये केवीएल मैंने अप्लाई करा। यहाँ आपको पता होना चाहिए हम पॉजिटिव लेंगे हम नेगेटिव लेंगे, मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा। क्लियर होगी ना बात? प्रैक्टिस करके आइएगा। तो कविता की उन 4 पंक्तियों को सुनिए, बड़ी खूबसूरत पंक्तियां हैं। किसी ने बहुत खूब लिखा है कि पानी को बर्फ में बदलने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और मेहनत कर, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और मेहनत कर। किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है। किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में वक्त लगता है। कुछ देर रुकना, ठहरना और फिर चल पड़ना मेरे दोस्त। कुछ देर ठहरना, कुछ देर रुकना और फिर चल पड़ना मेरे दोस्त। हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। हर ठोकर के बाद संभलने में वक्त लगता है। फिर बिखरेगी वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना। फिर बिखरेगी वही चमक तेरे वजूद से तू महसूस करना। टूटे हुए मन को संवरने में थोड़ा सा वक्त लगता है। टूटे हुए मन को संवरने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जो तूने कहा है तो करके दिखाएगा। जो तूने कहा है तो करके दिखाएगा, यकीन तो रख। जो तूने कहा है तो करके दिखाएगा, यकीन तो रख। गरजे अगर बादल है तो बरसने में वक्त लगता है। गरजे अगर बादल है तो बरसने में वक्त लगता है। किस्मत के जंग लगे दरवाजों को खुलने में थोड़ा सा वक्त लगता है। आप समझिए, वक्त लगेगा लेकिन एक बार लगेगा, फिर नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो for today it is sufficient. Stay home, stay safe, stay motivated.